बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 2018 का सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। कुछ स्लाइड चेंज के साथ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, आपके पास ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल फ्रॉम 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, यानी 10 ग्राम्स अगर ग्लूकोज लेंगे तो एथेनॉल कितना बन रहा है, ठीक है। एंड इफ़ इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 0.664 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल, फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ एथेनॉल। बहुत ईजी है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट कर लेने हैं, फिर उसका कंपैरिजन कर लेना है, ठीक है। यानी 1 मोल ग्लूकोज 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल बनाता है तो 0.056 कितना बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास जब मोल्स आ जाएंगे, ठीक है, मोल्स को हम उस मोलर मास ऑफ एथेनॉल से मल्टीप्लाई करके मास फाइंड आउट कर लेंगे और जो मास आएगा कंपैरिजन के बाद वही हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है, ठीक है। अब जो थ्योरेटिकल यील्ड आ गई है तो परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे और हमारे पास 12.89 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर एक्स वाई एंड जी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो बहुत ईजी है। ये देखिए, नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवा रहे हैं और प्रोडक्ट पूछ रहे हैं क्या बनेगी, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर मैसेज लिखे हुए हैं और सेम इसी तरह का ये देखें, अब 5 और 2 एटॉमिक नंबर वाले को आपस में रिएक्ट करवा के 7 और 0 बना रहा है। तो 7 और 0 तो यही है, मतलब ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ चीज़ हो गई। मतलब ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको रिवर्स करके नीचे लिख दिया। अगर अगर किसी को नहीं भी आ रहा तो वो तो यहाँ पे डायरेक्ट देख के आंसर कर सकता है। यानी यहाँ पर एक्स की जगह आपके पास बोरोन आ जाएगा, वाई की जगह आपके पास हीलियम आ जाएगा और अब बोरोन और हीलियम को रिएक्ट करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है यही रिएक्टेंट्स बनने हैं, नाइट्रोजन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन मिसिंग है तो नाइट्रोजन जेड की जगह नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से मैंने लिख भी दिया है कि यानी यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई और जी क्या होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास देखें, विच कुड बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। यानी अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 हैं, लॉन पेयर कोई नहीं है, फिर बताएं क्या स्ट्रक्चर होगी। अगर बॉन्ड पेयर्स 3 हैं और 1 लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर 2 हैं और 2 लॉन पेयर है, ठीक है। तो इसकी आप स्ट्रक्चर बता दें। तो अब यहाँ पे हमने कॉलम बना लिया। तो वाटर यहाँ पर हमारे पास मीथेन में कार्बन सॉरी CH4 है ना, तो कार्बन के नीचे हमारे पास क्या होता है पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन। तो आप CH4 और SiH4 लिख दें सीधा सीधा, ठीक है। और ये टेट्राहेड्रल दोनों की स्ट्रक्चर होगी क्योंकि कोई लॉन पेयर नहीं है। और अगर 1 लॉन पेयर होगा और फिर 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो अमोनिया, और अमोनिया में नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है तो होता है, तो आप सिंपल वही लिख सकते हैं NH3PH3, ठीक है। वो ट्राइगोनल पायरामिडल हो जाएगा। और 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ये तो वाटर की एग्जांपल है, आपको ऑलरेडी आती है। अब वाटर के अलावा कोई एग्जांपल लिखनी है तो आपने यानी ऑक्सीजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में सल्फर होता है तो H2O या H2S दोनों, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो ये बेंड स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑर्गेनिक ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, हाउ वुड यू जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑब्वियसली बात है, हमने एमओटी डायग्राम्स बनानी है, ठीक है, और उससे लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स चेक करने की पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑलरेडी एमओटी बहुत डिटेल से डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, बहुत दफ़ा ये रिपीट हो चुका है, तो आप इसको प्रॉपर्ली बनाएंगे जल्दी जल्दी और फिर बताएंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट है, इन अ प्रेशर कुकर फूड कैन बी कुक्ड इजीली एज कम्पेयर टू द सिंपल कुकर। ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी एक्सप्लेन मेटालिक बॉन्डिंग, ये भी जो है वो रिपीट हो चुका है। एनिसोट्रॉपी एंड देन डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ये भी सारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी रिपीट हो चुका है। सिर्फ ये वाला जो 9th क्वेश्चन है ना, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये फाइन टोटल प्रेशर वाले क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन चलें आपकी तसल्ली के लिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखते जाएँ, ये हमारे पास था, ये देखें सब चीज़ें ये रिपीट 5 6 7 8 9। अच्छा, अब हमारे पास ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अब भी ये है कि अलग अलग से कुछ करते हैं ना कि
यानी टोटल प्रेशर, यानी प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, पहले मीथेन का, फिर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का, और फिर एट द एंड उसको करेंगे। लेकिन हम एक ही फॉर्मूले में इसको लगाएंगे। पहले हम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखें, ये मोल्स फाइंड आउट होके 0.067, देन कार्बन डाइऑक्साइड, फिर टोटल मोल्स आ गए। ठीक है, अब टोटल मोल्स आ गए तो अब उसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में। PV = NRT होता है और प्रेशर फाइंड आउट करना है तो NRT/V। तो टोटल प्रेशर के लिए टोटल मोल्स पुट करने हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, तो इसमें हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारा जो है वो सेक्शन बी में देखें सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसको, बल्कि ये दोनों जो क्वेश्चन हमने किए न्यूमेरिकल हैं, टोटली सारा का सारा जो है वो रिपीट हुआ हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखें प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर पूछा है, मतलब ये नहीं पूछा कि प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, या टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़। तो आपने पहले अगर इंक्रीज़ का बता दिया देन आप लिख देंगे वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये अमोनिया का केस जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस हो चुका है। ये भी जो है वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको बताया हुआ है हर एक जगह पे कि किस तरह से आपने इसको लेके चलना है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr जो है वो दी हुई है। तो अब इसमें हमने KSP फाइंड आउट करना है। और अगेन सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस देते हैं, यानी डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और उसके क्वेश्चंस यानी दो तरीके से आते हैं। एक में आपको KSP दिया होता है और सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है, और एक में सॉल्युबिलिटी दी होती है और KSP फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे KSP फाइंड आउट करना है। तो ये देखें सिंपल है, आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी। ठीक है, और उससे आपने उसको आयंस में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अब जितने मोल्स वही बात है, AgBr को होंगे, सिल्वर के भी वही होंगे और ब्रोमाइड आयन के भी वही होंगे, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कोई भी आपके पास कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने KSP में का फॉर्मूला लिखा। अब कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि Ag प्लस आइन और बीच में मल्टीप्लाई की जगह प्लस डाल देते हैं। ठीक है, आइंस के बीच में प्लस डाल देते हैं, प्लस से फॉर्मूला गलत हो जाता है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, आइंस का प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ठीक है, आइंस की जो कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो ये सीधा सीधा जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली। Ka एंड Kb का रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन है वो हमने डिटेल से किया हुआ है। ठीक है, तो Ka क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच एन एसिड इज आयनाइज्ड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी एसिड कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो इसको हम ये भी कहेंगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और फिर स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Ka। तो ये तो जनरल्स ही बातें हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यानी हमने एक एसिड लिया है, उसको वाटर में डाला है। तो अब ये एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, वाटर इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसके लिए पहले आप Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। और वाटर की चूँकि हमारे पास सॉल्वेंट है और एक्सेस में प्रेजेंट है तो उसकी अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगी, तो हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इस कांस्टेंट को Kc के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये Ka बन जाएगा। ठीक है, और Ka जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सेम इसी तरीके से आपने Kb के लिए बिल्कुल इसी तरह का लिखना है कि Kb क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच अ बेस इज आयनाइज्ड एट इक्विलिब्रियम। इसको हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ बेस को हम जनरली Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगी उतना ही Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। अब हम एक बेस ले लेते हैं, उसको वाटर में डालते हैं, तो वो बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और OH साथ प्रोड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले आप Kc एक्सप्रेशन लिख लें, और फिर इसमें हम कहेंगे वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है और इसकी अमाउंट एक्सेस में है, तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इसको दूसरी तरफ ले जाके अनदर कांस्टेंट Kc से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा Kb। ठीक है, और जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। और Kb जो है वो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है Ka एंड Kb डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन होती है, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब वो बढ़ेगी तो Ka एंड Kb की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल शो हाई रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो गिव रिएक्शन। अब ये वाला जो है सरफेस एरिया अगर इंक्रीज़ हो जाता है, यानी इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रिएक्शन रेट, तो ये हम डिटेल से याद भी कर चुके हैं। ठीक है, पिछले पेपर्स में। तो इसको इसी तरीके से ही लिखना है कि हमारे पास ये जो पाउडर्ड फॉर्म है इसी में जो है वो हमारे पास
रिएक्शन फास्ट होगा। ये देखें पाउडर्ड जिंक रिएक्ट मोर रैपिडली विद HCl देन लार्जर पीस ऑफ जिंक। अब इसी क्या रीज़न है, ठीक है, ये आपने दो पॉइंट्स में बता देना। द रीज़न इज़ दैट द पाउडर्ड जिंक एक्सपोजेज अ ग्रेटर सरफेस एरिया टू कोलाइड विद द HCl मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब ग्रेटर सरफेस एरिया उसको मिल रहा है तो फिर क्या होगा, दिस इंक्रीजेज द नंबर ऑफ collisions between the reacting particles since the rate of the chemical reaction depends upon collision among the reacting molecules. So increase in the number of collision increases the rate of reaction, ठीक है। ये भी रिपीट क्वेश्चन था। अब एक नया है सेक्शन सी में, एक नया क्वेश्चन आया है जो हमने पहले नहीं किया, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये भी सिंपल है, सिंपल, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पर हमारे पास ये देखें वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन विद द कंपाउंड्स एज दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन। जब एक जो भी आयनी कंपाउंड होता है हमारे पास, जब वो क्रिस्टलाइज आउट हो रहा होता है एक्वा सोल्यूशन से, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उस क्रिस्टल के अंदर जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं उसके साथ, ठीक है। उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और वो जो पूरा कंपाउंड होता है ना जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाते हैं, उसको हम हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस which has associated with each formula unit a definite number of water molecules is called hydrate। यानी ऐसा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो अपने साथ एक डेफिनेट नंबर अटैच कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल का एक फार्मूला यूनिट के साथ, तो उसको हम हाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल उन्होंने कहा कि बता दें तो कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने साथ अटैच करता है और बेरियम क्लोराइड जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच करता है, ठीक है। ये एक नया क्वेश्चन था। एंड 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर इज कंसनट्रेटेड एज कम्पेयर टू 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब इसमें बेसिकली आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के वही बात है फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर देखें। यानी जो मोलैरिटी होती है ना, मोलैरिटी उसको कैपिटल एम से शो करते हैं, वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट पर DM क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। इसमें हम सोल्यूशन को लेते हैं और उसको DM क्यूब में लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम। और जो हमारे पास मोलैलिटी होती है वो क्या होती है, स्मॉल एम से शो करते हैं, उसमें भी मोल्स ऑफ सोल्यूट ही होते हैं डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का जो है वो हमने मैस लेना है, ठीक है, केजी में लेना है। तो अब अगर हम जो है वो इसको डेंसिटी से, सॉल्वेंट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके इसको जी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर भी दें, ठीक है, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर भी दें, तो बेसिकली क्या होगा कि यानी ये भी वॉल्यूम में आ जाएगा ना, ठीक है। समझो कि ये भी वॉल्यूम में आ गया। तो यहाँ पे मोल्स को हम सोल्यूशन से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर हम मोल्स को हम जो है वो सॉल्वेंट से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है, दो चीज़ों को मिला के आता है। और यहाँ पर ये अकेला जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इट मीन्स दोनों फार्मूलाज को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि ओवरऑल सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम किस में है। अगर ये वाली अमाउंट भी 1 DM क्यूब है, ठीक है, और ये वाली अमाउंट भी 1 DM क्यूब ही बन जाए, ठीक है, 1 DM क्यूब, तो इट मीन्स कि सॉल्वेंट की अमाउंट किस में कम होगी, यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है। सॉल्वेंट की अमाउंट इधर कम होगी, ठीक है। सॉल्वेंट यानी मोलैरिटी में सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी। जब मोलैरिटी में सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी तो वो ऑब्वियसली बात है, जब सॉल्वेंट कम हो जाता है तो कंसनट्रेटेड हो जाता है सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन क्या हो जाता है, कंसनट्रेटेड। अब आपने इसको, ये 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने सिंपल 2 पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। कैसे कि 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड देन 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन। पहले आपने बता दिया कि कौन मोलर वाला कंसनट्रेटेड है, ठीक है, क्योंकि मोलर वाले में सॉल्वेंट की अमाउंट कम हो जाती है। तो अब वो किस तरह से लिखनी है, वो इस तरह से, 1 मोलर सोल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 DM क्यूब ऑफ द सोल्यूशन और 1000 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। हेयर द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द वाटर इज लेस देन 1000 ग्राम, ठीक है, क्योंकि हम सोल्यूशन की बात करें ना, यानी 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पर हम सॉल्वेंट लें तो सॉल्वेंट विल बी लेस देन 1000 ग्राम। सो 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन लेस देन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। और लेकिन मोलर क्या होगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सो 1 मोलर सोल्यूशन विल बी मोर कंसनट्रेटेड ड्यू टू लेस सॉल्वेंट कंसनट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3
जो है वो ये गिवन है, इसकी आप जो है वैलिड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। सिंपल है, स्टैंडर्ड तौर पे फॉर्मेशन है, यानी SO3 को आपने बनाना कैसे है, ठीक है। तो उसकी आपने थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखनी है विद स्टेट्स, ठीक है। ये देखें, सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाकर SO3 बनता है, ठीक है। कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन अगर बनाने के लिए आ जाए तो आपने फॉर्मेशन जो है वो 1 मोल की ही करनी है। जैसे SO3 का जो है ना वो 1 मोल ही करना है। अब इक्वेशन बैलेंस करते करते यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट आपने नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि ये 1 मोल की फॉर्मेशन ही हम देख रहे हैं। तो एक सल्फ़र और ऑक्सीजन जो है वो मिलते हैं तो SO3 बन जाता है। लेकिन ये भी बैलेंस तो नहीं है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ से जो है वो इस जगह पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लगाना। तो हमने क्या करना है कि इसका मतलब है कि सल्फ़र को भी हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फ़र यहाँ पे चेंज होगा तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि हमने सल्फ़र को भी चेंज नहीं करना, और इसलिए हमने सिर्फ ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को के ऑड नंबर को बैलेंस करने के लिए हम हमेशा फ्रैक्शन में लेते हैं 3/2, ठीक है। जैसे 2 2 6 कैंसिल हो जाएगा तो इधर भी 3 बच जाएगा, लेकिन ये कैंसिल करना नहीं है, ये इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 7 स्टेट्स लिख दें। सल्फ़र जो है वो सॉलिड में होता है, ऑक्सीजन गैशियस में होता है, और SO3 भी गैशियस में होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही लिखा जाएगा। साथ आप डेल्टा HF नॉट इज इक्वल्स टू -395.2 किलो जॉल्स पर मोल। तो ये सिंपल सा था, है बहुत सिंपल, लेकिन 3 नंबर का मीन्स कि सिर्फ एक इक्वेशन लिखेंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड ऑल्सो डिफाइन द टर्म वोल्ट। EMF क्या होती है और वोल्ट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। EMF देखें क्या होती है, the force with which electrons are pushed to flow through the wire from anode to cathode is called electromotive force। तो ये आप कह सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है, जो कि आप कह सकते हैं न्यू है। जैसे कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाला था एक नया, और एक ही EMF वाला, ठीक है। the force with which electrons are pushed to flow through the wire from anode to cathode is called electromotive force। The EMF produced by galvanic cell is called cell potential, ठीक है, and it is denoted by E naught of the cell. It is measured in volts। अब वोल्ट की डेफिनेशन जो है वो हम लिखेंगे। The volt is a measure of the energy that is capable of being extracted from the flowing electric charge, ठीक है, यानी फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज में से हम कितनी एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कितनी की जा सकती है, तो उतने वोल्ट एनर्जी, उतना वोल्ट करंट होगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर कैसे लिखेंगे, व्हेन द passage of 1 coulomb is able to accomplish 1 joule of work then EMF is 1 volt। तो ये हमारे पास हो गया वोल्ट की डेफिनेशन। देन हमारे पास कैलकुलेट E नॉट ऑफ द सेल, ये फाइंड आउट कर दें। ऑल्सो प्रेडिक्ट वेदर और नॉट द सेल इज फिजिबल। अब यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया कि कौन है, उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि ये कैथोड है, ये एनोड है, और इसको सॉल्व कर दें, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें E नॉट ऑफ द सेल दिया हुआ है, ठीक है। अगर एनोड और कैथोड ना भी दिया होता तो हम देखते कि जोन सी वैल्यू जो है वो बिगर वैल्यू है -0.25, तो वो कैथोड एक्ट करती, वो उसमें रिडक्शन होती, और जो स्मॉलर वैल्यू उसमें एनोड होती है, लेकिन उन्होंने लिख के भी दे दिया है, ठीक है। तो अब आप हम जो है वो इसमें इसको सिंपल कैथोड माइनस एनोड करेंगे, ठीक है, और ये माइनस का साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2.13। सो E नॉट ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, सो द गिवन रिएक्शन इज पॉसिबल। जो भी मतलब रिएक्शन होगा वो फिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो ये वाला सॉल्ट्स वाला था 2016 में आपने पूरा रिपीट मतलब किया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और उसमें आपने 4 टाइप्स के सॉल्ट्स पढ़े थे कि यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। उसका हमने पूरा टेबल बनाया था। अगर आप वही टेबल बना दें यहाँ पे तो विद एग्जांपल्स तो वो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट में क्वेश्चन सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। व्हाट इज विस्कोसिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड VBT। तो विस्कोसिटी जो है वो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिंपल है कि इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द वाटर कैन पोर्ड वेरी क्विकली, ठीक है, फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर एज कम्पेयर टू द हनी और ग्लासरीन, ठीक है। तो अब ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है वो पहले लिख लें। द रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड्स फ्लो इज़ कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी, यानी फ्लो करते हुए लिक्विड को जितनी भी रेजिस्टेंट फील हो रही होती है वो इसकी विस्कोसिटी होती है। जितना ज़्यादा वो विस्कोसिटी होगी उतना ही लिक्विड स्लोली मूव करेगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी मीन्स हाउ इजीली मॉलिक्यूल स्लाइड बाय वन अनदर, ठीक है, यानी कितना आसानी से वो मूव कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमने उसको देखना है। अब फिर हमारे पास ये क्या होता है कि यहाँ पर बताया गया कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक इस तरह से सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, और उसमें
में से हमारे पास कोई भी लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास अब डिफरेंट लेयर्स होंगी। एक लेयर होगी जो उसके साथ बिल्कुल अटैच होगी, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ अटैच होगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेड वन है। फिर जो है वो नेक्स्ट इनर साइड पे होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट और जो है वो इसके इनर साइड पर होगी, ठीक है। और बिल्कुल अंदर हम एक और पर्पल से शो कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से पर्पल से शो कर दिया। तो अब जो अंदर होगी ना, मतलब ये सारी की सारी लेयर्स कोसेंट्रिक हैं। कोसेंट्रिक का मतलब है कि यानी इन सब का सेंटर एक है, यानी पूरी एक रेड की लेयर जो पूरी बनी हुई है, रेड की लेयर, उसका भी सेंटर यही है। और उसके बाद फिर जो है वो हमारे पास ये ब्लू की लेयर है, सेकंड लेयर ब्लू की है सेकंड, उसका भी सेंटर यही है। फिर उसके बाद ग्रीन है, उसका भी सेंटर यही है। कोसेंट्रिक लेयर्स हैं, ठीक है। पर्पल है एट द एंड, उसका भी सेंटर यही है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखें क्या लिखा हुआ है कि टू अंडरस्टैंड विस्कोसिटी कंसिडर द लिक्विड फ्लोइंग इन अ ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ कोसेंट्रिक सर्कुलर लेयर्स, ठीक है। यानी एक हमारे पास जो ट्यूब है वो बनी हुई है कोसेंट्रिक लेयर्स से, ठीक है, यानी ऐसी लेयर्स उसके अंदर हैं जिन सब का सेंटर एक ही है। द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज़ ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड द लेयर्स एडजेसेंट टू द वॉल हैव द लोएस्ट विस्कोसिटी। यानी अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ होंगी ना, जैसे कि रेड लेयर है वो ज़्यादा विस्कस है, फिर उसकी ज़्यादा विस्कोसिटी, यानी वो ज़्यादा स्लोली मूव करेगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इनर। यानी अगर हम देखें पर्पल जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास हनी है, हनी की बॉटल है, हम उसमें से हनी जो है वो दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अंदर से जो है वो हनी जल्दी से मूव करके आगे चल जाएगा, लेकिन वॉल्स के साथ जो अटैच है वो उधर ही चिपका रहेगा। मतलब उसके साथ बहुत स्लोली हम उस उल्टी करके बोतल रख दें, आराम से वो नीचे आएगा। मतलब जितना वॉल के साथ जो लेयर्स होंगे अटैच होंगी उतना ही ज़्यादा उनको जो है वो रेजिस्टेंस शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें द लेयर्स एडजेसेंट टू द वॉल्स हैव द लोएस्ट विस्कोसिटी, ठीक है, उनकी विस्कोसिटी जो है वो सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी है। द लेयर्स एडजेसेंट टू द वॉल्स हैव द लोएस्ट वेलोसिटी, यानी जो वॉल के साथ है ना उनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा विस्कस होंगी। ये वाली लेयर्स, रेड वाली ज़्यादा विस्कस है, सबसे ज़्यादा विस्कस है, फिर अंदर वाली ब्लू वाली थोड़ी कम, फिर ग्रीन वाली कम, और पर्पल वाली जो है वो सबसे ही कम विस्कस है, यानी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें अंडरस्टैंड हो गया। देन इसके यूनिट्स देख लें। अच्छा, लास्ट में कि ईच लेयर एक्सर्ट्स अ ड्रैग ऑन वन अनदर एंड दस कॉजेज रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी हर लेयर दूसरी लेयर पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है वो डाल रही होती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी इज पास्कल सेकंड, यानी PAS, और नॉन ऐसे यूनिट जो है पॉइज है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है कि 1 पॉइज किसके इक्वल है और 1 पास्कल किसके इक्वल है, ठीक है। ये यूनिट्स आपने याद रखने हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी, मॉलिक्यूलर शेप एंड साइज। अब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर शेप एंड साइज बिगर होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। इसको आप रीड आउट भी कर लें, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑब्वियसली बात है कि जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो तो दूसरे लेयर को मूव ही नहीं करने देंगी, तो उतना ही ज़्यादा लिक्विड जो है विस्कस हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी तो ज़्यादा विस्कस होगा। फिर है हमारे पास टेम्परेचर, एग्जाम्पल भी साथ आपने बतानी है, ठीक है। और टेम्परेचर में क्या होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज़ करेंगी। जब डिक्रीज़ करेंगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी और वो तेज़ी से फ्लो करेगा लिक्विड, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था VBT और MOT का डिफरेंस बता दें, ठीक है। ये देखें डिफरेंस बिटवीन द MOT एंड VBT, इसके 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 11 पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। उसमें से आप 11 के 11 ही कर दें क्योंकि 6 मार्क्स का है, लेकिन कम से कम 6 पॉइंट्स तो करने ही करने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू VBT अप्रोच ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक हो गया। लेकिन MOT अप्रोच में क्या होता है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरेक्टिंग एटम्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि जब हम MOT बनाते हैं तो हम 1s की भी बनाते हैं, फिर 2s की बनाते हैं आपस में, फिर जो है वो 2p की भी आपस में ओवरलैप करवाते हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट है इन VBT द टू कंसर्न्ड एटम्स डू नॉट लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ठीक है। यानी जो भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो उनका कोई भी शेप वगैरह चेंज नहीं होगी, उनके जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। लेकिन MOT में ऐसा नहीं होता। MOT में आपको पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ठीक है। उनकी शेप और उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है। तो इन MOT द टू एटम्स लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी।
फिर क्या होता है वीबीटी में, इट डज नॉट ऑफर अ सिंपल मेथड ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी इसमें हम सिंपल कहते हैं कि बस एटम जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, इसमें कोई भी हमें एक्साइटेड स्टेट्स वगैरह का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एमओटी में इट ऑफर्स अ सिंपल एंड मोर कन्वीनियंट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन है वीबीटी, रेजोनेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन वीबीटी, ठीक है, रेजोनेंस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द वीबीटी, लेकिन रेजोनेंस प्लेज नो रोल इन द एमओटी। क्योंकि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस से जब डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है या सिंगल डबल में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी, ठीक है, ओवरलैपिंग डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, तो वीबीटी को वो अफेक्ट करेगा। लेकिन एमओटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एमओटी में रेजोनेंस जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करती। नेक्स्ट है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, इट डज नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों बिहेव कर रहा है, यानी कि क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट की तरफ। लेकिन ये जो हमारे पास एमओटी है, ये इसमें तो आप प्रॉपर्ली बताते हैं ना कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेड हैं या पेड इलेक्ट्रॉन्स है, उससे कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 6 पॉइंट है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। अब प्रॉपर्ली जो है वो हीलियम मॉलिक्यूल की जो नॉन एग्जिस्टेंस है वो वीबीटी प्रूव नहीं कर पाती, लेकिन जो है वो एमओटी इसको प्रूव करती है कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो जब पूरा एमओटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उससे फिर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 7, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन C2, B2 एंड Li2 मॉलिक्यूल्स, यानी इनके दरम्यान में फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन एमओटी जो है वो इनको एक्सप्लेन करती है, ठीक है, इनकी डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8, इट डज नॉट गिव बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन, बॉन्ड एनर्जीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और जबकि एमओटी इन तमाम के बारे में आइडिया देती है, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 9, इट डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द फ्रैक्शनल ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, यानी फ्रैक्शन यानी पॉइंट्स में, जैसे हम कहेंगे कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, किसी का 2.5 है, इस तरह का कोई भी आइडिया नहीं देती। लेकिन जो है वो हमारे पास जो एमओटी है जब वो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करती है तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर यानी सिंगल डबल ट्रिपल के साथ फ्रैक्शनल आंसर्स भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, दिस थ्योरी रिजेक्ट्स द आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ A-B-B+, यानी कैटाइन आयनाइन या एनाइन कैटाइन, इस तरह की जो आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये रिजेक्ट करती है थ्योरी, ठीक है। लेकिन दिस थ्योरी एक्सेप्ट्स द आयनिक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, यानी ये इनके जो भी बॉन्ड्स हैं उनको बना के एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये वाला पॉइंट आप बेशक ना लिखें क्योंकि ये आपके जो है वो उसमें नहीं है, ठीक है, इस लेवल पे आपको आयनिक कंपाउंड्स की एमओटी डायग्राम नहीं करवाई हुई, तो 10th को आप छोड़ दें पॉइंट को। अकॉर्डिंग टू द वीबीटी इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फील्ड ऑफ 1 न्यूक्लियस ओनली, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एमओटी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फील्ड ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। दोनों यानी जो भी बॉन्ड्स बना रहे होते हैं उनके न्यूक्लियाई के अराउंड जे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। देन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्सप्लेन कर दे डिटेल में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेट फंक्शन, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देन है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉलोइंग इन द 10 ग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। तो ये 10 ग्राम ऑफ अमोनिया से आप नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम एंड DMQ फाइंड आउट करें। ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मीन्स के स्लाइड चेंज के साथ स्टॉकियो के न्यूमेरिकल्स आए हैं और ली चैटलियर वाला भी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने ये देखें 7 नंबर का क्वेश्चन आया है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है और कैसे अमोनिया की प्रोसेस को जो है वो यील्ड को इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा आपको डिटेल से करवाया हुआ है, आपने अच्छे से याद करना है इसको, ठीक है। तो लास्ट में हम ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे हुआ है, ठीक है। सिंपल मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, मास ओवर मोलर मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो से, और P = nRT लगा के वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम में देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, ये जो ऊपर आए हुए थे, इनटू R की वैल्यू 0.0821 लगाइए। टेम्परेचर, क्योंकि अब हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें हम प्लस करेंगे 273 तो हमारे पास 273 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 13.17 इसका जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है 2018 के सेकंड पेपर को। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।